चलो आ जाओ सर। कल के लेक्चर में जो है उस बात को मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर देता हूं ताकि हमें आगे बढ़ने में जो है वो दिक्कत ना आए। बेटू कल के लेक्चर में अपन लोगों ने जो बात करी थी, कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो बात करी थी, हाँ प्रदीप बेटा गुड मॉर्निंग। कल के लेक्चर में बेटा हमने जो बात करी थी वो हमने स्टार्ट किया था क्रिस्टल फील्ड थियरी यानी कि CFT हमने स्टार्ट किया था। और CFT के जो कंडीशंस हैं, जहाँ जहाँ पर बच्चों हमें बात करनी होती है वो सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। उसके बाद बच्चा लोग हम लोगों ने जो बात करी थी वो ऑक्टाहेड्रल की बात करी थी। और ऑक्टाहेड्रल में CFT कैसे काम करता है उसकी हमने बात कर ली थी। CFT हमने बताने के बाद स्प्लिटिंग यानी कि विपाटन बताने के पश्चात बच्चों हमने जो बात करी थी वो क्या थी, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी, ठीक है। अब देखो तुम्हें एक बहुत प्यारी बात बताता हूं, तुम्हें सुनकर खुद को भी हंसी आएगी कि सर ये क्या बता दिया आपने, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको सबको CFT समझ में आ गई, हाँ या ना, बस यस नो में बता दो। क्या ऑक्टाहेड्रल का जो CFT जो कल मैंने बताया था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था, क्या आप सब लोगों को एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया क्या? क्या आपको सारी बातें क्लियर हो गई क्या? यस, बहुत बढ़िया, एक आंसर आया है सर, यस। हाँ भाई, बाकी जनता हाँ क्लियर है, बहुत अच्छे। अब देखो सर आगे की कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। CFT जो है वो CFT एक अधूरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। CFT जो है वो एक अधूरा कॉन्सेप्ट है। तुम बोलोगे कि यार गुरुजी ये क्या बकवास है, ये क्या बात हुई, मतलब पहले तो तुम बोल रहे हो कि सर ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है और उसके बाद आज बोल रहे हो पढ़ा के कि ये अधूरा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये एक अपना जो है वो इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है, अधूरा कॉन्सेप्ट है। कैसे? ध्यान से सुनना। आपने सर मेटल लिया, लिगेंड लिया, दोनों को पास लाए, मेटल के ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हुआ और उसके बाद तुमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, इतना सबको आता है। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद क्या हुआ, उसकी बात आज तक हमने नहीं करी, मतलब करने का टाइम ही आज आया है तो आज उसकी बात करते हैं। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड इट मींस वहां पर मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। VBT यही समझा रहा था, वर्नर यही समझा रहा था, लेकिन दिक्कत आ रही थी कि सर D का कॉन्फ़िगरेशन सेटल नहीं हो रहा था। आंसर वो दे रहे थे लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे थे। CFT ने क्या किया, उस एक्सप्लेनेशन को दे दिया। CFT ने क्या बोला, CMI और लिगेंड के बीच में आयोनिक इंटरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो यार। हो गया आयोनिक इंटरेक्शन, स्प्लिटिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन भर दिए। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद VBT अप्लाई होता है। ध्यान से सुनना क्या बोला, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, VBT में ड्रॉबैक थे, CFT ने उनको दूर किया और दूर करने के बाद कल जो हमने बात करी थी वहां तक CFT है और CFT वहां तक आने के बाद क्या बोलता है पता है कि सर इसके बाद आप लोग क्या कर दो, VBT के कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, लिगेंड अपना लोन पे डोनेट करेगा, मेटल लेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। बात क्लियर होगी? यानी कि CFT के बाद VBT वापस अप्लाई होता है और VBT वापस अप्लाई होकर बॉन्डिंग को क्या करता है, कंप्लीट करता है। और इस टाइप से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिलता है। क्या मैंने जो बात समझाई है वो बच्चों को पल्ले पड़ गई क्या? क्या मैंने जो बात समझाई है क्या वो आप लोगों को पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? फटाफट बता दो बेटा, मैंने जो बात समझाई है क्या वो आप लोगों के पल्ले पड़ गई क्या? क्या बोला कि सर स्प्लिटिंग हो गया, D में इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद बच्चा लोग क्या होगा, आपका लिगेंड जो है वो VBT के अकॉर्डिंग क्या करेगा, लोन पेयर देगा और मेटल लेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? बिल्कुल बेटा, रहमान प्रेम सबने बोला है यस। हाँ भाई, बाकी लोग ठीक है। ओहो, प्रदीप जी ने थंब इंप्रेशन दिया है, सही है, चलो बहुत बढ़िया बेटा। इतना अगर आप लोगों को क्लियर है, तो बेटा मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, कहानी को आगे लेके चलता हूं। वेरी गुड बेटा सोहेल, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो चलिएगा, आज का जो काम है वो क्या है, ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। हमने आपको कल भी बोला था कि सर हम लोग जब CFT पढ़ते हैं तो हमारे सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल का CFT है, टेट्राहेड्रल का CFT है और स्क्वायर प्लेनर का सिर्फ कंक्लूजन है। स्क्वायर प्लेनर आपके नीट के सिलेबस में नहीं है, जेई वालों को तो मैं फिर भी पढ़ाता हूं। नीट में सर उसका सिर्फ कंक्लूजन है, फाइनल आंसर आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है, वो आपके सिलेबस के बाहर की बात है, उसमें सिर्फ कंक्लूजन कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। कंपैरिजन में भी उसको पूछा जाता है, लेकिन
लेकिन उसका CFT आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। हाँ, जेईई एडवांस के सिलेबस में वो मेंशन है, तो आपको उतनी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। और इस साल तो वैसे भी पेपर यार सिंपल आने वाला है, तो हमें ज्यादा हेडेक पालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को कंक्लूजन उसके जरूर बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो कोई बड़ा काम नहीं है। क्यों मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं? अगर आप लोग NTA अभ्यास के पेपर उठा के देखोगे, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, NTA का जो अभ्यास ऐप है, आप लोग जब उसके पेपर उठा के देखोगे तो जो बातें मैंने आपको पीरियोडिक में पढ़ाई हैं, जो बातें मैंने आपको बॉन्डिंग में पढ़ाई हैं, जो बातें मैं आपने मेटलर्जी में पढ़ाई हैं, जो कोऑर्डिनेशन में पढ़ाई हैं, वो कुछ बातें NCERT में हैं, लेकिन उसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने जो पढ़ाया है वो NCERT के लेवल से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, क्यों पढ़ाया है उसका रीजन क्या है कि NTA का जो अभ्यास ऐप है, जब आप वहां पर पेपर देने जाते हो ना बच्चा, तो वहां पर आपको क्या मिलता है, वो क्वेश्चंस मिलते हैं, वो सारी बातें वहां पर मिलती है, वो सारे कंडीशंस आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, उन सब चीजों को पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो NTA अभ्यास पेपर में ये सारी चीजें मेंशन है, तो वहां पर आप लोगों को उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, काम को सेटल करना पड़ेगा। क्लियर है, बहुत आसान सी बात है। और जल्दी ही आप लोगों के लिए NTA अभ्यास के जो सॉल्यूशन है, NTA अभ्यास पेपर के जो सॉल्यूशन है, वो भी आने वाले हैं यूट्यूब पे। एज सुन एज पॉसिबल उस काम में लगे हुए हैं, और जल्दी ही जैसे ही ये सिलेबस का थोड़ा सा काम लोड खत्म होता है, उसके बाद NTA अभ्यास पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं 1 by 1, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सारे आप लोगों के सामने जो है वो डेली आते रहेंगे, वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, आज हम लोग बात करने वाले हैं CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में CFT की बात करते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में CFT की बात करते हैं। ध्यान से सुनना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखना बच्चा, अपन क्या कहते हैं आप लोगों के जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आपको याद होगा जब मैंने आपको है ना सर VBT पढ़ाया था, कहां पर, बॉन्डिंग में, वेस्पर्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपको ना टेट्राहेड्रल बनाना सिखाया था। आपको याद होगा वहां पर जब मैंने टेट्राहेड्रॉन बनाया था, तो मैंने आपको ना सर वहां पर ऐसे एक क्यूब लेके समझाया था। याद आ रहा होगा? अगर किसी बच्चे को याद नहीं आ रहा तो वो पुराने नोट्स ऑफलाइन के नोट्स उठा के देखे, उसमें मैंने आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। इस टाइप से मैंने आपको वहां पर एक क्यूब से समझाया था। ऐसा आपके पास एक क्यूब होता है, इस क्यूब में ध्यान से सुनना, सेंटर पर कौन प्रेजेंट होता है, CMI। क्यूब के सेंटर पर CMI है, और ये बेटा आपके एक क्यूब के जो ऑल्टरनेट कॉर्नर हैं, एकांतरित जो कोने हैं, वो कितने होते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हो, अल्टरनेट कॉर्नर 4 होते हैं। और इन चारों कॉर्नर से 4 मोनोडेंटेट लिगेंड क्या करते हैं, CMI को अप्रोच करते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, सुनना। एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर पर कौन प्रेजेंट है, CMI है। इस क्यूब के जो 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर हैं, उन 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर से 4 मोनोडेंटेट लिगेंड क्या कर रहे हैं, CMI को अप्रोच कर रहे हैं। तो इस टाइप से जो ज्योमेट्री आपके पास आता है, उस ज्योमेट्री को आप लोग नेम क्या देते हो बच्चों, तो अपन क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन। ये मैंने आपको बहुत ढंग से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है टेट्राहेड्रॉन के बारे में। एक एक बात मैंने आपको बताई हुई है, यहां तक कि एंगल निकालना भी मैंने आपको सिखाया है। क्लियर है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बॉन्डिंग में पढ़ा रखी है। ठीक है, जब मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ा रहा था, ज्योमेट्री में आपको पढ़ा रहा था, उस टाइम मैंने आपको सारी चीजें ऑफलाइन क्लासेस में ये बता रखी है। ठीक है, चलो अब अपन बात को आगे स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये कंडीशन अगर बनानी हो तो क्या बनेगी, ध्यान से सुनना। इसके बारे में 2 बातें मैं लिख देता हूं। क्या, तो अपन क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, यहां पर लिखते हुए चलते हैं। व्हेन फॉर मतलब 4 मोनोडेंटेट, व्हेन फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड्स approaches CMI from 4 alternate corner, ध्यान से सुनना, from 4 alternate corners of a cube। ध्यान से सुनना, क्या बोला बेटा, ध्यान से सुनना। देखो सर, 4 मोनोडेंटेट लिगेंड है, वो अप्रोच कर रहे हैं
किसको, CMI को कहां से, 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर से, किसके, क्यूब के, यानी कि एक घन के 4 एकांतर कोनों से 4 एक दंतुक लिगेंड CMI को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। जब ऐसा केस बनता है, जब ऐसा केस बनता है तो एंगल कितने डिग्री का आता है वो समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एंगल का सिंबल आप लोग क्या लेके चलते हो, ये आप लोग क्या बोलोगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पर मैं लेके चलता हूं कौन सा, तो अपन क्या कहते हैं, dx² माइनस y² एंड dz²। इनका और लिगेंड का एंगल जो आता है बेटा वो कितना आता है, 55 डिग्री, 55 डिग्री का एंगल आपको मिलता है। ठीक है, वो चीजें कहां से कैलकुलेट होती है बेटा, यहां से कैलकुलेट होती है, तो आपको उतनी हेडेक पालने की जरूरत नहीं है कि ये एंगल कैसे आया, ये मैथमेटिक्स का काम है, आप लोगों के काम की चीज नहीं है। ठीक है, दूसरा एंगल बेटा किसका, dxy, dyz और dzx। इनका और लिगेंड का जो एंगल आता है, इनका और लिगेंड का जो एंगल आता है वो आता है बेटा ओनली 35 डिग्री। कितना आता है, 35 डिग्री। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए है। अब एक बात बताओ यार, जब बेटा ऐसा केस बनता है, जब ऐसा केस बनता है तो यहां पर देखो, इसको आप लोग टेट्राहेड्रल में, सॉरी ऑक्टाहेड्रल में क्या बोलते थे, ईजी सेट, क्या बोलते थे, ईजी सेट, और इसको क्या बोलते थे, T2G सेट। मैंने बोला था जी का मतलब क्या होता था, तो तुम लोगों ने क्या बोला, जी का मतलब होता है जीरेड से, यानी कि वो सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता था। बट बेटा यहां पर सुनना, जो आप लोगों के टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं, सुन लेना, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना भाई, उन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल और लिगेंड के बीच में वीक बॉन्ड बनता है, वहां पर आपको सिमेट्रिकल एलिमेंट नहीं मिलते हैं, इसलिए जो Eg और T2G में G होता है उसको उड़ा देते हैं, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल में E सेट, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, T2 सेट। क्या बोलते हैं, E सेट एंड T2 सेट। ठीक है, अब तुम देखोगे जब तुम NCERT में जाओगे तो वहां पर इसको Eg और T2G लिखा हुआ है, NCERT में जब तुम जाओगे वहां पर इसको Eg और T2G लिखा हुआ है। क्लियर है, अगर वो एग्जाम में दे दे तो तुम्हें ये नहीं कहना कि सर ऐसा है, क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि NCERT में कोई बात लिखी हुई है, उस बात को उन्होंने सही माना है, NCERT में जो बात लिखी हुई है उस बात को उन्होंने सही माना है, तो अपन है ना सर, अपने को पता है वो चीज क्या है, सही 100% करेक्ट नहीं है, करेक्ट क्या है, ये वाली चीज है। क्लियर, बट अपन क्या कहते हैं कि सर कई बार हुआ है जब क्वेश्चन में सर ऐसे मिसप्लेस हुआ है, जब ऐसे कोई कॉन्ट्राडिक्शन आया है, तो सर एग्जामिनर ने सीधा बोला है कि सर रेफरेंस बुक है हमारी NCERT और NCERT में ऐसा लिखा हुआ है, तो कई बार हमें सोच के चलना पड़ सकता है। अगर वो E और T2 लिखे सही है, अगर वो वहां पर उसके हिसाब से बात कर जाए तो गलत मत बोल देना, वो गलत बोले तो भी तुम उसका आंसर दे देना, अगर बोनस भी होगा तो तुम्हें उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, उसके मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये चीज होती है। अब सुनो, अब अपन क्या कहते हैं कि डी में तेरे कितने ऑर्बिटल थे बच्चा, तो तू क्या बोलेगा सर, 5 ऑर्बिटल थे। डी में कितने ऑर्बिटल थे, 5 ऑर्बिटल थे, 1 2 3 4 और 5। ये ले बेटा तेरे पांचों के पांचों ऑर्बिटल आ चुके हैं। ठीक है, अपन क्या कह रहे हैं कि ये क्या है आपका n-1d का ऑर्बिटल। अब देखो सर, ज्यादा रिपल्सन कौन फील कर रहा है, T2 सेट, और कम रिपल्सन कौन फील कर रहा है, E सेट। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर एनर्जी में इंक्रीमेंट बेटा किसके होगा, तो तुम क्या बोलोगे, T2 सेट के। किसके होगा, T2 सेट के। और एनर्जी में डिक्रीमेंट बेटा किसके होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, E सेट के। तो ये कौन आ गया बेटा आपका E सेट, और ये कौन आ गया बेटा आप लोगों का T2 सेट। क्लियर है, इसमें कौन कौन आता है, dx² माइनस y² और dz²। इसमें कौन आता है, dxy, dyz और dzx। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव ऑन करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, ये बेटा आप लोगों का क्या हो जाता है, बैरी सेंटर है। इन दोनों के बीच में ये जो एनर्जी गैप होता है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, जिसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा से। इस बार टेट्राहेड्रल की बात है तो इसको क्या लिख दोगे, डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टेट्राहेड्रल। क्लियर है, अगली बात सुनना, देखो सर यहां पर अपन बात करते हैं कि ये एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है और यहां पर एनर्जी में क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। क्लियर, अब देखो सर यहां पर कितना डिक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये कितना हुआ है, माइनस का 0.6 डेल्टा टी, और ये कितना हुआ है, प्लस का 0.4 डेल्टा टी। क्लियर है, वहां से अब देखो सर, इसको देखो और आप जो है वो अपना ऑक्टाहेड्रल देखो। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। ऑक्टा और टेट्रा, याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि बच्चा अगर गलती से भूल भी जाए तो उसको याद रह जाए। क्या, ऑक्टा याद रख लो,
ऑक्टा का उल्टा क्या हो जाता है? टेट्रा। ऑक्टा में ये ऊपर होता था, टेट्रा में नीचे है। ऑक्टा में ये नीचे होता था, टेट्रा में ऊपर है। बस इतना सा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं? अपन क्या कहते हैं कि ऑल लिगेंड्स, ध्यान से सुनना बेटा जो बता रहा हूं, ऑल लिगेंड्स एक्ट एज WFL, किसमें? अपन क्या बोलते हैं? इन टेट्राहेड्रल, इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सारे के सारे लिगेंड क्या होते हैं बेटा? WFL। तुम जानते हो अगर WFL हुआ तो अपन क्या बोलेंगे कि सर पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू जो है वो आप लोगों का क्या होता है? इससे ज्यादा। पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू जो है वो आप लोगों की स्प्लिटिंग एनर्जी से क्या मिलेगा? ज्यादा। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो अपन क्या बोलेंगे कि सर नो पेयरिंग। इसका मतलब यहां पर क्या नहीं होगा बच्चों? पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग का लोचा ही खत्म। तो आ जाओ, पहला इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में, दूसरा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में, तीसरा इलेक्ट्रॉन अब पेयरिंग नहीं होगा, ऊपर जाएगा बेटा, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, सर सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। अब देखो सारे के सारे हाफ फील्ड है, पेयरिंग करवा दो। ये भर गया पूरा तो पेयरिंग करवा दो, सर ये भी भर गया पूरा तो पेयरिंग करवा दो, ये भी भर गया तो पेयरिंग करवा दो। यहां पर पेयरिंग का कोई लोचा नहीं था। क्यों? क्योंकि सर हमने कहा ऐसा खेल आपके सामने होता है। ये होता है सर आप लोगों का सिंपल सा, कौन सा? तो अपन बोलते हैं कि सर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो बता दो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट हो तो बता दो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट हो तो बता दो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी किसी भी टाइप का पॉइंट दिक्कत करे तो मेरे को बता दो। सिंपल है सर स्प्लिटिंग, सिंपल है सर स्प्लिटिंग। जल्दी करें थोड़ा सा, जल्दी करें थोड़ा सा, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार दो ताकि हम लोग जो है वो आगे बढ़ पाए। लास्ट वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर दो सर। बेटा कौन सा वाला? जल्दी बोलना। प्रेम बेटा कौन सा? बोल बच्चा, लास्ट वाला पॉइंट कौन सा था? लास्ट में तो मैंने इलेक्ट्रॉन भरे हैं बेटा। अपन क्या कह रहे हैं कि बेटू ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है उसमें क्या होता है, आप लोगों के सारे लिगेंड जो हैं वो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। ध्यान से सुनना बच्ची, क्या बोल रहा हूं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सारे लिगेंड जो हैं वो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। जब लिगेंड वीक होता है बच्चा तो आपका स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या मिलता है? कम। पेयरिंग एनर्जी बच्चा ज्यादा है तो अपन क्या बोलेंगे? वहां पर पेयरिंग नहीं होगी। और बेटा पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दो? आप लोग फिल कर दो। ये कंडीशन मैंने यहां पर समझाई है। कोई डाउट है किसी को? देख लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो बेटा। किसी ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी करें, जल्दी करें, आगे बढ़े अपन। फिर जल्दी से बोल दिया करो यार, डन बोल दिया करो होते ही। बिल्कुल हाँ भाई, जैसे ही तुम्हारा स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो जाए फटाफट डन बोल दिया करो ताकि हम आगे बढ़ पाए। अरे बोलो रे, हो गया बेटा, हो गया सबका? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है? हाँ भाई, अरे अगर कोई, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट जो है, ध्यान से सुनना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, डन बोल दिया आप लोगों ने। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट बेटा अगर मीटिंग से, क्लास से लेफ्ट हो जाता है गलती से, तो वो मेरे को ना मैसेज डाल दिया करो। ठीक है? मेरे को मैसेज डाल दिया करो, मेरे को उसमें पता नहीं चलता, उसका मुंह हमने उधर कर रखा है, ऑपोजिट साइड में है। ठीक है? तो स्क्रीन पे पता नहीं चलता कि कौन हो गया कौन नहीं हुआ ना। तो अगर कोई बच्चा गलती से अगर लेफ्ट हो जाता तो नंबर आपके पास है, आप लोग स्क्रीनशॉट टेक्स्ट मैसेज कर दिया करो। व्हाट्सएप पे तो देख नहीं पाऊंगा। ठीक है? टेक्स्ट मैसेज कर दिया करो कि सर हाँ मुझे ज्वाइन करो, है ना, ज्वाइन करवाओ, तो मैं देखते ही आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है? उसमें मेरे को संभालना नहीं पड़ेगा बार बार। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। चलो सर, देखो सर, टेट्राहेड्रल की कहानी खत्म हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल की कहानी खत्म हो जाती है। टेट्रा और ऑक्टा के खत्म होने के बाद
टेट्रा और ऑक्टा के खत्म होने के बाद मैं आपको अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। ध्यान से सुनना और बात को समझना। अगले पॉइंट पर मैं लेकर चलता हूं और इस बार टेट्राहेड्रल के बजाय हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, तो आपने कहा कि सर आपके स्क्वायर प्लेनर की। अपन यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, स्क्वायर प्लेनर की। स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय जो होते हैं, अब उसके सीएफटी में आपको नहीं घुसना है, उसके सीएफटी में नहीं घुसना है, उसका फाइनल कंक्लूजन जो है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं कि उनका एनर्जी ऑर्डर जो होता है, उनका एनर्जी ऑर्डर जो होता है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। ध्यान से सुनना, अगर स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, dsp2। dsp2 में d कौन सा आता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अब देखो सर xy प्लेन पर चल रहे हो तो आप लोग क्या बोलोगे, इसके बाद कौन आ जाएगा, xy। अब इसके बाद जो है वो कौन आता है, dz स्क्वायर, और इसके बाद जो आता है dxz और dyz, इन दोनों का एनर्जी क्या आता है, सेम। ये आपका एनर्जी ऑर्डर होता है किसमें, ये आपका एनर्जी ऑर्डर होता है बेटा किसमें, तो अपन लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों के स्क्वायर प्लेनर में। क्लियर, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार दो। ये स्क्वायर प्लेनर का एनर्जी लेवल जो है वो मैंने आपको यहां पर बताया है। यह आप लोगों के स्क्वायर प्लेनर का एनर्जी लेवल जो है वो मैंने आपको बताया है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें थोड़ा सा, ठीक है। एकदम सिंपल सा है सर, कोई ऐसा मुश्किल काम है नहीं, कोई ऐसा दुखदाई काम है नहीं। जैसे ही हो जाए डन बोल दिया करो, डन। बहुत अच्छा बच्चा, चलते हैं आगे। चलो आगे चलते हैं भाई। आपका एक ही काम है, पहले समझना, स्क्रीनशॉट लेना, और कोई डाउट है तो वो पूछना और डन बोलना, दैट्स इट, ठीक है। समझते जाओ, समझते जाओ। चलो सर, अब देखो सर, अब यहां पर है ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं ताकि आप लोगों को वो जो है वो याद ना करना पड़े, आपको लर्न करने की जरूरत जो है वो ना पड़े बच्चों, ठीक है। क्या है वो सुनना। कई बार क्या होता है, हमसे क्वेश्चन पूछता है कि टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग, स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग और ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग, इनमें रिलेशन क्या होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको गोटा मारते हैं, याद करते हैं। याद नहीं करना है, सीधा तरीका बताता हूं, सुनना। तो अगला जो हेडिंग है वो हेडिंग क्या है, तो अपन कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा एसपी, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, इन तीनों में रिलेशन की बात करते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोला, रिलेशन बिटवीन स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। याद करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे याद रखना है। पहला देखो सर, यहां पर लिख लेते हैं डेल्टा स्क्वायर प्लेनर, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब देखना, अब मैं बात करूंगा ऑर्बिटल्स की, ध्यान से सुनना। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग हायर एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग हायर एनर्जी, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बच्चों क्या होती है, ज्यादा, हायर एनर्जी। आ जाओ भाई, देखो आपने देखा होगा डेल्टा एसपी, डेल्टा एसपी यानी कि स्क्वायर प्लेनर में हायर एनर्जी का एक ही ऑर्बिटल होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अपन ने बोला एक ऑर्बिटल हायर एनर्जी का। ऑक्टाहेड्रल में कितने ऑर्बिटल हायर एनर्जी पे, आपने कहा दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, जिनकी ऊर्जा ज्यादा उन कक्षकों की संख्या लिख दो। टेट्राहेड्रल में कितने थे रे, तीन। कितने थे बच्चा, तीन। ये हमें पता है, ये हमें पता है। अब आ जाओ, इसके बाद दूसरी बात जो है वो क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, यानी कि लिगेंड की संख्या। आ जाओ भाई, स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड कितने आते हैं रे, 4। ऑक्टाहेड्रल में कितने आते हैं, 6, और टेट्राहेड्रल में बच्चों कितने आते हैं, 4। सिंपल है, इतना सब बच्चों को क्या है, पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, रिलेशन निकालता हूं वन बाय वन जो हमसे पूछे जाते हैं। पहले इन दोनों का रिलेशन, तो अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी रिलेशन। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, आ जाओ, जिसका चाहिए ना भाई वो लिख लो, डेल्टा ओ और डेल्टा टी लिख लिया, दोनों को बराबर कर लो, दोनों को बराबर कर लो। अब क्या करो, इनके ऑर्बिटल अपॉन लिगेंड का नंबर, क्या बोला, इनके ऑर्बिटल अपॉन लिगेंड का नंबर कितना है, 2/6, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना, सिंपल। इसका लिगेंड और इसका ऑर्बिटल,
ये लो सर मल्टीप्लाई कर दो, ये रिलेशन बन जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा। बिल्कुल जोर नहीं आया, क्या किया, ये अपॉन ये इंटू ये अपॉन ये इंटू ये, बात खत्म, दोनों को बराबर कर दो, आ गया रिलेशन। आयो, ये कितना होता है बेटा 1/3, तो अपन क्या बोलेंगे डेल्टा ओ जो है वो कितना आ जाएगा 9/4 डेल्टा टी, कितना आ जाएगा 9/4 डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हिंदी में बोले तो वज्र गुणा कर दो, हो गया बच्चा। अरे यस और नो, सिंपल। चला आया, आगे बढ़ते हैं। देखो सर डेल्टा ओ और डेल्टा टी में बड़ा कौन है, डेल्टा ओ और डेल्टा टी में बड़ा कौन है, सीधी बात है सर डेल्टा ओ बड़ा है, सबको दिख रहा है। ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल से क्या आता है ज्यादा, ये रहा मैथमेटिकल। अब देखो सर अपन बात कर लेते हैं इन दोनों की, डेल्टा एसपी एंड डेल्टा ओ रिलेशन, इस रिलेशन की भी बच्चों बात कर लेते हैं। आयो, जिसका पूछा ना वैसा का वैसा लिख लो, डेल्टा एसपी किसके इक्वल है, डेल्टा ओ के, कब, जब इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2/6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 और 2/6 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सेट काम। आयो, इसकी मैं बात करूं तो ये 1/3 आया, तो डेल्टा एसपी या डेल्टा ओ कोई सा भी निकाल लो, चलो डेल्टा ओ निकाल लेता हूं, कितना आएगा बेटा 3/4 डेल्टा एसपी, क्लियर है। तो अपन क्या बोलेंगे, यहां से देखो बड़ा कौन है, तो डेल्टा ओ जो है वो 0.75 एसपी के बराबर है, मतलब बड़ा कौन है डेल्टा एसपी, किससे बेटा डेल्टा ओ से। तो तुम क्या बोलोगे, रिलेशन जो है वो क्या आएगा, देखो सर डेल्टा ओ बड़ा डेल्टा टी से और डेल्टा ओ से बड़ा डेल्टा एसपी, तो रिलेशन क्या आ गया बच्चों, ये वाला। यस और नो, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, और जल्दी करें, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो और कोई दिक्कत हो तो बताओ। जल्दी करें बच्चों, जल्दी से बता दो, हो गया सबका। चलो बहुत बढ़िया सर। ओए ओए प्रदीप हमारे मतलब नए नए इमोटिकॉन लेके आता है, बहुत क्रिएटिव बंदा है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत आगे जाओगे। चलो हाँ चलो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो सर, अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। आपने सीएफटी पढ़ लिया, आपने वीबीटी पढ़ लिया, आपने पेयरिंग एनर्जी पढ़ लिया, आपने स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ लिया बेटा, एवरीथिंग सब कुछ आपने पढ़ लिया है। अब मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन टू पेयरिंग एनर्जी। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके लिए डेल्टा ओ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है। क्वेश्चन देख लो, क्या सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सारे बच्चों को क्वेश्चन पल्ले पड़ गया क्या सारे बच्चों को क्वेश्चन पल्ले पड़ गया ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, COH2O होल 6 और यहां पर है +3। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, CONO2 होल 6 और चार्ज जो है वो -3। तीसरा ऑप्शन जो है वो है FeEDTA और चार्ज कितना है बेटा -2। और चौथा जो है वो प्लेटिनम H2O होल 6 और चार्ज कितना है +4। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं बच्चों, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन के लिए डेल्टा O का वैल्यू, यानी कि सर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग दे रखा है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है और उसका वैल्यू जो है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या है ज्यादा। ये सिंपल सा आपको क्वेश्चन करना है, चेक करके बता दो कि कौन कौन से के लिए है। एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी करें सर। जल्दी जल्दी बता दो बच्चा।
कि आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी बता दो कि आंसर क्या आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कि एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। जल्दी कीजिएगा बच्चों, जल्दी करो। मोबाइल की तरफ देखते देखते मेरी आंखों में दर्द होने लग गया भाई, लेकिन आपका जवाब नहीं आया है, आपका जवाब नहीं आया है सर। जल्दी करें थोड़ा सा। जल्दी जल्दी बता दो कि क्या है। हाँ भाई, एक आंसर आया है, एक आंसर आया है बेटा दूसरा, नंबर 2। हाँ, चेक कर लें, सारे ऑप्शन चेक कर लें, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप चेक करके मेरे को बता दें कि कौन सा सही है। मैं वेट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताएं भाई। कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं, जल्दी बताएं कि क्या होगा रे। जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। 2 आंसर और आ गए हैं मेरे पास। प्रदीप का आंसर है 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। चलो, कविता का आंसर है बेटा 2 and 4। कविता का आंसर है 2 and 4। चलो, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, किसी का भी पूरा आंसर सही नहीं है, किसी का भी आंसर सही नहीं है, पूरा आंसर सही नहीं आया अभी तक। किसी का भी कंप्लीट आंसर जो है वो सही नहीं आया है। अरे तुम लोग कर सकते हो यार, तुम लोग कर सकते हो। कॉन्फिडेंस रखो खुद पे भरोसा रखो, दुनिया बदल दोगे तुम एक दिन, ठीक है? कर खुद पर भरोसा, जल्दी करो। चेक करते हैं, आ जाओ, चेक करते हैं, आ जाओ। आप लोगों ने तो आंसर दे दिए हैं। क्या अब मेरा नंबर है? क्या अब मेरा नंबर है? चलो सर, चलो मैं बात करूं क्या? एक और आंसर आया है, 3rd। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ, 1 by 1 बात करते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, क्वेश्चन ने खुद इसका आंसर दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डेल्टा ओ ग्रेटर देन पोटेंशियल पेयरिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा कब होता है? जब तेरा लिगेंड कैसा होता है? SFL। जब लिगेंड कैसा होता है? SFL। बच्चा, जब लिगेंड SFL होता है, जब लिगेंड SFL होता है तो तुम क्या बोलते हो? तुम क्या बोलते हो कि ऐसा केस होता है। सही बात है, तब ऐसा केस होता है, ये सबको पता है। आ जाओ सर, ध्यान से सुनना। यो है कोबाल्ट +3। VBT में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे, उसमें मैंने कहा था कि जनरली ऑक्सीजन डोनर वीक लिगेंड होते हैं, जनरली ऑक्सीजन डोनर वीक लिगेंड होते हैं, बट कोबाल्ट +3 और कॉपर +2 के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, एक्सेप्ट NO2, एक्सेप्ट NO2। बात पल्ले पड़ी? आ जाओ, यहां पर ये SFL है, ये SFL है, याद आ गया होगा, वो पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखा रखा है। तो एक आंसर तो कौन है? ये एक आंसर तो ये है। क्या पहला ऑप्शन सब बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्या सब बच्चों को पहला ऑप्शन क्लियर है कि कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सीजन डोनर जो है वो SFL होता है? क्या सबको पहला क्लियर है? प्रदीप का आंसर एक तो सही आया है भाई, प्रदीप का एक आंसर सही आया है, ठीक है, ये बात क्लियर है बच्चों। चलो ठीक है, अब देखना अगली बात यहां पर बात करता हूं। ये फिर से कोबाल्ट +3 है, ये फिर से कोबाल्ट +3 है, ये फिर से कोबाल्ट +3 है। याद आ गया क्या? कुछ याद आया गया? यस और नो? तो अपन क्या कह रहे हैं कि यहां पर ये क्या बन जाएगा?
SFL या WFL, बस इतना सा आपको ये देखना है। फिर से कौन है, कोबाल्ट +3 है, और आपको ये देखना है कि सर ये SFL है या WFL है। तो अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, अपन क्या बोलते हैं, कोबाल्ट +3 जो होता है उसके साथ NO3-1 WFL होता है, ये नहीं होता, तो ये कैसा है बेटा, SFL है। क्लियर है? आंसर क्या है, सही है। आंसर क्या है, सही है। देखता हूं कितने बच्चों का दूसरा सही था। बहुत सारे बच्चों का आंसर दूसरा जो है वो सही था। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो सर, दूसरा आंसर भी कई बच्चों ने दे रखा है। अरे वाह यार प्रदीप, दूसरा भी है। चलो यहां पर बात करते हैं आयरन। आयरन जो है वो +2 में है, EDTA -4 होता है। यहां पर अपन बात करेंगे तो EDTA इसके साथ WFL होता है। याद करो, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट के +2 वाले कॉम्प्लेक्स में लिगेंड नाइट्रोजन डोनर वीक लिगेंड होता है। क्या बोला, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट के +2 में क्या होता है, WFL, मतलब ये आंसर नहीं है। प्लेटिनम, आपको याद आ रहा होगा प्लेटिनम किस में है, +4 में। अपन क्या कहते हैं कि +4 के साथ और 4D और 5D के साथ सारे लिगेंड कैसे होते हैं, SFL होते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, ये भी कैसा है, SFL है। मतलब आंसर क्या है, 1 2 का 4। अरे वाह यार प्रदीप, क्या बात है, आपके सारे सही हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। हम हमारा स्टेटमेंट वापस लेते हैं कि ये सारे सही है, मतलब किसी का भी सही नहीं है। प्रदीप के तीनों आंसर सही है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा प्रदीप, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। चलो हाँ भाई, क्या सारी बातें क्लियर है सबको? अगर सबको बातें क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? क्या सबको बातें क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ या ना? क्या सबको बातें क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? यस और नो? जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। चलो बहुत बढ़िया, यस सर, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये हमारा CFT में एक और पॉइंट कंप्लीट होता है, एक क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अभी हम लोग एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं और वो पॉइंट पढ़कर आपको मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा जहां पर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और बहुत सिंपल होंगे, जहां पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, वो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, वो ये रहा। उसको अपन क्या कह रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड, ध्यान से सुनना, स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। बेटा इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CFSE। हिंदी में इसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। ठीक है, ये इसका हिंदी होता है। अब ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि CFSE का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर जब d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होती है तो सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज करती है। तो वो कितना डिक्रीज करती है, उस डिक्रीमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, CFSE से। आपको याद होगा, आप लोग एक बात कहते हो कि अगर किसी सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है और एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अपन यहां पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपन लोग क्या कहते हैं कि डिक्रीमेंट इन एनर्जी ड्यू टू स्प्लिटिंग। ध्यान से सुनना, क्या बोला, ड्यू टू स्प्लिटिंग। ध्यान से सुनना, डिक्रीमेंट इन एनर्जी ड्यू टू स्प्लिटिंग, यानी कि विपाटन से ऊर्जा में जो कमी होती है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CFSE से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं कि अगर किसी की CFSE ज्यादा है, मोर CFSE, मतलब स्टेबिलिटी भी क्या होगा, तो अपन क्या बोल देंगे, मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखो CFSE को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास है ना फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला किस बेसिस पे होता है वो सुनना। आप लोग क्या कहते हो कि ये आपके 5d ऑर्बिटल हैं और 5d ऑर्बिटल में आपके पास 2 का एनर्जी बढ़ गया, 2 का एनर्जी क्या, 3 का एनर्जी क्या हो गया, घट गया। ये किसका है, ऑक्टाहेड्रल का। ये आपका बेरी सेंटर होता है, यहां से एनर्जी बढ़ता है, यहां से एनर्जी घटता है। बढ़ने वाला होता है कितना, 0.6 डेल्टा O, घटने वाला होता है -0.4 डेल्टा O। ये होता है।
सही बात है। बस इसी के बेसिस पे अपने को बात करनी होती है। तो आपका जो CFSE होता है उस CFSE का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अपन क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये क्या है, एनर्जी में डिक्रीमेंट, तो अपन क्या बोलेंगे, -0.4 डेल्टा O, क्लियर है, इनटू ये कौन सा ऑर्बिटल है, तो आप क्या बोलते हो, T2G, तो मल्टीप्लाइड बाई NT2G। NT2G का मतलब यहां पर क्या होता है, तो आप क्या कहते हो, नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब देखो सर इनका एनर्जी बढ़ा है तो अपन क्या बोल देंगे, प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू NEG। NEG का मतलब क्या हो गया, तो आप क्या बोल दोगे, नंबर ऑफ EG सेट इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अगली बात सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर पेयरिंग भी होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग भी होता है। पेयरिंग एनर्जी एंडोथर्मिक था, तो अपन यहां पर क्या बोल देते हैं, XP। X का मतलब क्या होता है, तो अपन बोल देते हैं नंबर ऑफ न्यू पेयर। और सर P का मतलब क्या है, तो अपन क्या बोल देंगे बेटा, पेयरिंग एनर्जी। क्या है, पेयरिंग एनर्जी। तो सीधी सी बात है, जो एनर्जी जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में उसको क्या कर लो, यूज कर लो। इसके लिए बेटा हम लोग है ना यहां पर एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा लेके चलता हूं। ये आपकी CFSE का क्या है बेटा, एक सिंपल सा फॉर्मूला। चलो एग्जाम्पल मैं आपको आपके हिसाब से बता देता हूं। एग्जाम्पल आपको दिया गया है K4FeCN6, ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। आपसे कहता है कि इसका CFSE निकाल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। सबसे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। लिगेंड देखो बेटा, लिगेंड कौन है, साइनाइड बेटा कैसा है, SFL, क्लियर है, बहुत सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि Fe+2 जो होता है, Fe2+ जो होता है वो क्या बनाता है, 3D6 4S0 4P0, यही बनता है। चलो आ जाओ, यहां पर अपन बात करें तो ये आपका कौन है बेटा, D 1 2 3 4 और 5, ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बेटा, तो क्या कर दोगे, ये आपका EG और बेटा ये कौन है आप लोगों का, T2G, क्लियर है, आ गया। अब आप क्या करोगे, सर इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। ये आपका कौन है बेटा, T2G और बेटा ये कौन है, EG। इलेक्ट्रॉन को फिल करो, लिगेंड कैसा है, SFL है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। अब आ जाओ CFSE पर। बेटा CFSE निकालने जाओगे तो तुम क्या बोलोगे, माइनस का 0.4 ये लो डेल्टा O इंटू NT2G। T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 प्लस -0.6 डेल्टा O, EG में कितना इलेक्ट्रॉन है, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस X का वैल्यू देखो, X का वैल्यू बेटा कैसे आएगा, ये रहा। X का वैल्यू कैसे आएगा, तो सुन लो, ये कॉन्फ़िगरेशन कब है, जब आपके पास लिगेंड नहीं है। कितने पेयर हैं, 1। यहां पर देखो कितने पेयर हैं, 3, मतलब एक तो पहले से बना हुआ था, नए कितने बन गए, 2, तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, और ये आपका पेयरिंग एनर्जी। यस और नो, क्या सबको बात क्लियर हो गई क्या, देख लो, ध्यान से देख लो बेटा, क्या सबको बात क्लियर है क्या, फटाफट से चेक कर लो, क्या सबको कहानी क्लियर हो गई क्या CFSE समझ में आ गया, अरे क्या CFSE समझ में आ गया, जल्दी चेक कर लो, चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या CFSE का कैलकुलेशन समझ में आ गया, जल्दी से बता दो बेटा, क्या CFSE का कैलकुलेशन समझ में आ गया, हाँ या ना। क्या CFSE का कैलकुलेशन समझ में आ गया, जल्दी बोलो बेटा, यस। क्या CFSE का कैलकुलेशन समझ में आ गया, तो आपने बोला यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट मार लो, जल्दी स्क्रीनशॉट खींच दो बेटा, बहुत बढ़िया। CFSE का कैलकुलेशन बहुत आसान है, डन, बहुत अच्छे प्रदीप, बहुत अच्छे। CFSE का कैलकुलेशन बहुत आसान है। हो गया भाई, चलूं आगे, चलते हैं, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। डन सर, बहुत बढ़िया। चलो सर, ये तो बात होती है किसकी, तो अपन क्या कहते हैं सर, आप लोगों के CFSE की। अब देखो सर, एक काम करते हैं, ये तो आप लोगों का CFSE है किसका, तो अपन ने बोला बेटा ऑक्टाहेड्रल का।
ये CFSE किसका है? ऑक्टाहेड्रल का। एक काम करते हैं, अगर भूल जाएं तो यहां पर बेटा बाहर इसके लगा देंगे O, ताकि क्या बन जाए? ऑक्टाहेड्रल, है ना। इसके बाहर क्या लगा देंगे? O, ताकि हमें याद रह जाए ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ताकि भूल ना जाओ कहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूं। हो गया होगा? चलो आगे बढ़ता हूं अगले पॉइंट पर। ऑक्टाहेड्रल के बाद मैं चलता हूं बेटा किसमें? टेट्राहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल के बाद मैं चलता हूं किसमें? टेट्राहेड्रल में। तो आ जाओ, तो अपन बोलेंगे CFSE इन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में CFSE कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। देखो सर कैसे निकाला CFSE? टेट्राहेड्रल तुम्हें याद आ रहा होगा, ये आपके 5 d ऑर्बिटल हैं और इनमें 3 का एनर्जी ज्यादा और 2 का एनर्जी क्या होता है? कम। ये आपका एवरेज एनर्जी, ये होता है प्लस का 0.4 डेल्टा टी, और ये क्या होता है? माइनस का 0.6 डेल्टा टी। सिंपल है, याद आ गया? तो चलो एज इट इज लिख दो, क्या? माइनस 0.6 डेल्टा टी, क्लियर, इनटू n, ये कौन सा सेट था? E सेट, तो अपन क्या बोल देंगे? E प्लस 0.4 डेल्टा O और क्या, सॉरी डेल्टा T, और साथ में क्या आ जाएगा? NT2। अब आप बोलोगे कि क्या पेयर की बात करेंगे क्या? नो सर, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भैया पेयर बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि WFL है तो कोई भी नया पेयर नहीं बनेगा। क्लियर है? ये कहानी इसकी होती है। ये कौन है? तो अपन क्या बोल देंगे? नंबर ऑफ E सेट इलेक्ट्रॉन। और ये कौन है बेटा? नंबर ऑफ T2 सेट इलेक्ट्रॉन। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार दो। ये आप लोगों का कौन होता है? तो आप लोग क्या बोलते हो? ये हमारा ये होता है। जल्दी करें भाई, जल्दी करें। अब मैं आता हूं क्वेश्चंस पे, जल्दी करें थोड़ा सा। हो गया बेटा? सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये आप लोगों का टेट्राहेड्रल का खेल खत्म। अब मैं ना 2 एक क्वेश्चन करता हूं, और क्वेश्चन करने के बाद मैं NCERT के एक स्टेटमेंट पर आता हूं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फॉर गिवन कॉम्प्लेक्सेज। ध्यान से सुनना। निम्न में से कौन सा गुण दिए गए संकुलों के लिए भिन्न है? ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, आपको कॉम्प्लेक्स दिए जा रहे हैं। CrNH3(6+3) एंड CrH2O(6+3). ठीक है, ये 2 कॉम्प्लेक्स दिए जा रहे हैं। ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तीसरा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, संकरण एंड ज्यामिति। ठीक है, नंबर 5 जो है वो है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो आपको इसमें से बेटा गलत उठाना था तो आप गलत उठा लीजिएगा कि कौन सा गलत होगा। जल्दी करें भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत सिंपल वे में आप कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत सिंपल वे में आप कर सकते हो। जल्दी करें बेटा और मेरे को फटाफट से आंसर दे दें, फिर अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं।
फिर अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ जल्दी से। हाँ भाई, अभी तक आंसर आया नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम और बताएं बेटा, ठीक है। जल्दी करें, देखें। नन ऑफ दीज, कोई भी डिफरेंट नहीं है बेटा। प्रदीप, अगर ऑप्शन है, क्वेश्चन है तो आंसर भी होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होता। नहीं क्या? प्रदीप बेटा, अगर क्वेश्चन है, ऑप्शन है तो गड़बड़ तो होंगी। प्रेम का आंसर है 3 and 5। 3 and 5, प्रेम ने आंसर दिया है 3 and 5। चलो ठीक है। हाँ भाई, प्रदीप ने आंसर दिया है नन ऑफ दीज। बेटा प्रदीप हुआ, नन ऑफ दीज कैसे होएगा? ऑप्शन ही नहीं है नन ऑफ दीज का तो बेटा इसमें। जल्दी करें भाई, थोड़ा सा जल्दी करें। और कोई बताएगा क्या? और कोई बताएगा? जल्दी करें भाई। प्रदीप ने आंसर दिया है दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, फिर दोनों SFL हैं। अच्छा ठीक है। सोहेल ने आंसर दिया है 3rd। चलो आगे आ जाओ, बढ़ते हैं, बात को करते हैं। देखो सर, आप लोग जो है वो कई बार भावनाओं में बहकर गड़बड़ कर जाते हैं और हम लोग उस बात पर नहीं पहुंच पाते जिस बात के बारे में एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो देखना, यहां पर हमें बोला गया है क्रोमियम। दोनों की बात कर लेता हूं बेटा। ये क्रोमियम +3 है, ये क्रोमियम +3 है। मैं लिगेंड की बात बाद में करूंगा, पहले मैं क्रोमियम की बात कर लेता हूं। क्रोमियम अगर +3 होता है, क्रोमियम अगर +3 होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो तुम क्या बोलते हो? 24। और इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा बेटा 3D3। 3D3 का मतलब क्या होता है? D में ये 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 और 5, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, लिगेंड का कोई भी इफेक्ट हमने नहीं देखा, उसके बिना भी यहां पर 2 ऑर्बिटल खाली पड़े हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों क्रोमियम +3 है तो इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? सेम। तो हमें क्या देखना है? डिफरेंट। तो ये आंसर नहीं होगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें भी 3 और इसमें भी 3, क्योंकि D3 में लिगेंड का इफेक्ट होता ही नहीं। लिगेंड का इफेक्ट जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन पर आता ही नहीं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन भी सेम है, ये भी आंसर नहीं होगा। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है √n × n+2। तो भैया एक बात बताओ कि दोनों में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, दोनों में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या मिलेगा? सेम। हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, यार एक बात बताओ कि 2 खाली पड़े हैं तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों का क्या आएगा? D2sp3। एंड बेटा ज्योमेट्री कैसा आता है? ऑक्टाहेड्रल। ये भी बच्चों क्या है? सेम। देन आंसर कौन सा बचा? 5वां। दोनों आंसर कौन सा बचा? 5वां, CFSE। अब तुम बोलोगे यार गुरुजी फॉर्मूला के हिसाब से तो सेम आ रहा है। ध्यान से सुनना, फॉर्मूला के हिसाब से तो सेम आ रहा है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि CFSE जो है वो क्या है? सेम। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला के हिसाब से सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार उस फॉर्मूला में एक चीज आती है, बट डेल्टा ओ क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये डिपेंड करता है लिगेंड पर। यहां NH3 H2O 2 अलग अलग लिगेंड है, दोनों SFL है, WFL है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का स्प्लिटिंग अलग अलग होगा। तो डेल्टा O क्या आएगा? तो अपन क्या बोलेंगे? डिफरेंट।
डेल्टा ओ क्या आएगा, डिफरेंट, सो CFSE क्या आएगा बेटा, डिफरेंट, सो CFSE क्या आएगा बेटा, डिफरेंट। बोलो बात पल्ले पड़ गई क्या बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, जल्दी बताओ, क्या बात आपको पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, जल्दी बताओ बेटा, क्या बात क्लियर होगी सब बच्चों को, जल्दी करें, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो, यस और नो। हो गया सबको, हो गया सबका, देख लो, कोई दिक्कत लगे तो बता दो, यस। चलो सर बहुत बढ़िया, लपेट के खत्म कर दो, स्क्रीनशॉट मार लो सॉल्यूशन का, और हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। चले आगे भाई, डन डनाडन, डन डनाडन, अरे चला, चलो अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा, कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी, चलो आगे बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और आप लोगों को बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और वो क्वेश्चन जो है वो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इज ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, निम्न में से कौन जलीय विलयन में अधिकतम स्थायी है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दे रहा है टाइटेनियम +3, दूसरा आपको दे रहा है वेनेडियम +3, तीसरा आपको दे रहा है क्रोमियम +3 और चौथा आपको दे रहा है मैग्नीज +3। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको ये देखना है कि कौन है जो एक्वस सॉल्यूशन में बेटा मैक्सिमम स्टेबल है, कौन है जो जलीय माध्यम में, जलीय विलयन में अधिकतम स्थायी है। जल्दी करें भाई, बताएं सर कौन मोस्ट स्टेबल है। एक आंसर आया है मेरे पास अभी फर्स्ट, कविता का आंसर आया है बेटा फर्स्ट, और कोई बच्चा कोई बताएगा बेटा कि आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, देखें फटाक से मेरे को बता दो। प्रदीप का आंसर है 2, हाँ भाई कविता का आंसर है फर्स्ट, प्रदीप का आंसर है 2, ठीक है। हाँ तो मतलब 2 ऑप्शन आ चुके हैं, 2 ऑप्शन और पड़े हैं बेटा, ठीक है। तो फटाक से तीसरा और चौथा ऑप्शन भी बाकी बचे हुए लोग ले लो बेटा, वरना 2 ऑप्शन ले लिए, 2 बच गए बुरा मानेंगे। 2 ऑप्शन बच गए, 2 और बच गए, जल्दी करो देखें। हाँ भाई एक बच्चे ने आंसर लिया है फर्स्ट, एक बच्चे ने ऑप्शन लिया है सेकंड, बाकी बचे हुए थर्ड और फोर्थ भी ले लो बेटा, जल्दी करो देखें। कमेंट सेक्शन में चारों आ जाए तो किसी का तो सही होएगा ना भाई, नहीं क्या, किसी का तो सही होएगा। जल्दी बोलो देखें, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। जल्दी बोलो यार, इतना टाइम मत लगाया करो तुम, इतना टाइम मत लगाया करो। हो गया, सो गए क्या बे? हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेम आंसर लिया है बेटा आपने 2, बहुत बढ़िया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सर ध्यान से सुनना, ये है डी ब्लॉक के केटायन CMI, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? H2O, और H2O क्या होता है? लिगेंड। सही बात है।
आपको ये पता है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सही बात है बच्चा। ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो क्या बनाएगा, टाइटेनियम H2O का होल 6 और चार्ज कितना है +3। बेटा ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वेनेडियम का 6 और चार्ज +3 है। बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा CrH2O6 और चार्ज कितना है +3। बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा MnH2O6 और चार्ज कितना है +3। ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे। सही बात है। अब देखो सर, स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम +3 जो होता है, टाइटेनियम +3 जो होता है, आप लोग क्या बोलोगे कि टाइटेनियम +3 जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे 3d1। बेटा वेनेडियम का कितना आएगा 3d2, क्रोमियम का क्या आएगा 3d3 और बेटा इसका क्या आएगा 3d4। तुम जानते हो तुम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, मतलब CFT पर चल रहे हो। CFT पर चलोगे तो ये कितना आएगा T2G1 और EG0। क्यों आया, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपके सामने है। बेटा इस पर कितना आएगा T2G का 3 और EG का 0, T2G का 2 और यहां पर कितना आएगा बेटा T2G का 3 और EG का 0। यहां पर कितना आएगा T2G का 3 और EG का 1। क्यों, क्योंकि लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है। अब अगर तुम यहां पर CFSC निकालने जाओगे, CFSC निकालने जाओगे तो अच्छा, बीच में प्रज्ञा का आंसर आया है बेटा 3rd, बिल्कुल CFSC निकालने जाओगे। बहुत बढ़िया बेटा प्रज्ञा। देखो सर, यहां पर जब CFSC निकालने जाओगे तो सबसे ज्यादा CFSC कौन देगा, ये वाला, क्योंकि T2G में इलेक्ट्रॉन ज्यादा। यहां पर EG में आने की वजह से CFSC कम हो जाता है। और दूसरा ये क्या ले लेता है, हाफ फील्ड T2G स्टेबिलिटी भी ले लेता है। ये कहानी किसकी होती है इसकी, तो मोस्ट स्टेबल कौन है, ये वाला। नोट कर लें स्क्रीनशॉट। क्या आपको पूरी बात क्लियर हो गई या, क्या आपको पूरी बात क्लियर हो गई या? हो गई हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके बात को खत्म कर दो भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके बात को खत्म कर दो। डन डना डन बोल दो, आगे बढ़ूं, जल्दी करें भाई। हाँ भाई, प्रज्ञा का आंसर सही आया है, बिल्कुल जल्दी करें। समझ गए होंगे अब तक तो कि आपको क्या आंसर देना था। कोई दिक्कत नहीं सर, डन, बहुत बढ़िया। चलो सर, अब मैं डी ब्लॉक NCERT, ध्यान से सुनना। डी ब्लॉक NCERT में हमारे पास एक बहुत ही गजब का सवाल पूछा जाता है। डी ब्लॉक NCERT में हमसे एक बहुत गजब का सवाल पूछा जाता है। बुक ने हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करी है। 12th क्लास पार्ट 1 चैप्टर D एंड F ब्लॉक, और वहाँ पर हमसे बात करी गई है। उसी बात के बेसिस पे मैं यहाँ पर आपसे डिस्कशन करता हूँ। अभी हम लोग 2 एग्जाम्पल लेने वाले हैं, NCERT के हैं दोनों एग्जाम्पल, और उन एग्जाम्पल की यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सारे लोग ध्यान से सुनते जाना और उस बात को समझना बेटा। अगर समझ आ जाए तो मेरे को बताना कि आपको बात क्लियर हुई क्या, ठीक है। देखो मेरे पास है ना सर, एक केटायन है और वो केटायन कौन है, Fe+2, ठीक है। दूसरा केटायन कौन है, Cr+2। ये दोनों आपके पास हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। इसका मैंने ले रखा है एक्वस सॉल्यूशन और बेटा इसका भी मैंने ले रखा है एक्वस सॉल्यूशन। दोनों के एक्वस सॉल्यूशन मैंने ले रखे हैं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को। अपन क्या कहते हैं कि सर Fe+2 है, मैं एक काम करता हूं, इसको कन्वर्ट कर देता हूं Fe+3 एक्वस में। ध्यान से सुनना, जो मैं कन्वर्जन कर रहा हूं वो NCERT का कन्वर्जन है और उसकी अपन बात करेंगे। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं क्रोमियम +3 एक्वस में, ठीक है। सबसे पहले Fe+2 Fe+3 में जाएगा या नहीं जाएगा, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा और इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा,
इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। किसी भी केटायन की, डी ब्लॉक केटायन की स्टेबिलिटी को अगर एक्वस मीडिया में देखना है तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे, CFSE। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो बेटा तुम्हारे सामने है कि डी ब्लॉक का केटायन है, एक्वस सॉल्यूशन है, कॉम्प्लेक्स बनेगा तो CFT लगेगा, CFT लगेगा तो स्प्लिटिंग होएगा तो CFSE कैलकुलेट होएगा, उससे हमें स्टेबिलिटी मिल जाएगा। तो आ जाओ भाई, यहां पर मैं स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखना, आयरन प्लस टू, ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना। यहां पर आप क्या कहते हो कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा D6 और इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा बेटा D5। करेक्ट है, सिंपल है, आसान है। चलो इसमें स्प्लिटिंग लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, T2G4 और EG में 2। यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, T2G में 3 और EG में कितना आ जाएगा, 2। मेरे हिसाब से इतनी बात सबको क्लियर होगी, आसान है, सिंपल है। चलो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। ये भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो आप लोग क्या बोल दोगे, 3D4 और ये क्या बन जाएगा बेटा 3D3। इतनी बात आसान है, सिंपल है। इसको आप जब CFT लगा के लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो T2G3 और EG में 1 और बेटा यहां पर क्या लिखोगे, T2G में कितना आ जाएगा 3 और EG में कितना आ जाएगा 0। इतनी बात मेरे हिसाब से बहुत आसान है, सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी। देखो स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, एकदम सिंपल वे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां पर अगर मेरे को CFSE निकालना हो तो देखो सर, CFSE निकालने की कोशिश करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या लिखोगे, माइनस का 0.4 और साथ में क्या बोलोगे, डेल्टा O, और क्या बोलोगे, तो तुमने कहा कि सर यहां पर देखो ये कौन है, 4 इलेक्ट्रॉन इंटू 4 प्लस आप क्या बोलोगे, प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू 2, ये इसका CFSE है। तुम बोलोगे क्या पेयर को शामिल करोगे, नहीं करेंगे क्योंकि लिगेंड सारे वीक हैं। आ जाओ, यहां पर अगर मैं CFSE निकालूं तो माइनस का 0.4 डेल्टा O इंटू 3 प्लस का 0.6 डेल्टा O इंटू 2। मेरे हिसाब से इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर यहां पर CFSE निकालूं तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 1.6 डेल्टा O और प्लस का कितना आएगा 1.2 डेल्टा O, तो फाइनल CFSE बेटा जो आएगा वो माइनस का कितना आ जाएगा 0.4 डेल्टा O। ये आपके Fe+2 का CFSE। सिंपल है, आसान है, एकदम से नॉर्मल सा है। आ जाओ भाई, यहां पर चलते हैं। यहां पर बात करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 1.2 डेल्टा O प्लस का 1.2 डेल्टा O। CFSE का वैल्यू यहां पर कितना आएगा, 0, यानी कि यहां पर एनर्जी नहीं निकल रही लेकिन यहां पर एनर्जी निकल रही है। ये CFSE का कैलकुलेशन है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं बेटा, आप बच्चों से क्वेश्चन करता हूं, आप लोग मेरे को ये बता दो कि सर Fe+2 और Fe+3 को अगर CFSE के बेसिस पे देखना हो तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा। सिर्फ CFSE के बेसिस पे देखना हो तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, Fe+2 या Fe+3? जल्दी बताएं भाई, सिर्फ CFSE के बेसिस पे बता दो कौन ज्यादा स्टेबल है। आसान है एकदम, जल्दी बोलो भैया, Fe+2 या +3, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। सिर्फ CFSE को ले लो, +3। देखो बेटा ध्यान से सुनना, अपन कहते हैं कि आपने जो रिजल्ट बताया सर वो ओवरऑल रिजल्ट है, कि ओवरऑल जो है वो +3 बेटा कविता और प्रज्ञा प्रदीप, ये क्या होता है, ओवरऑल ये ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन यहां पर देखो +2 ज्यादा एनर्जी निकाल रहा है, +3 एनर्जी नहीं निकाल रहा। इसके हिसाब से CFSE के हिसाब से ये स्टेबल होना चाहिए, लेकिन यहां पर है ना एनर्जी तो नहीं निकल रही, लेकिन ये देखो T2G3 और EG2 क्या एक हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है क्या, यस सर। तो अपन क्या कहते हैं कि इसके पास क्या होता है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होने की वजह से ये क्या बन जाता है, तो आप क्या कहते हो, ये आप लोगों का मोर स्टेबल बन जाता है। ये आप लोगों का क्या बन जाता है, मोर स्टेबल बन जाता है, अधिक स्थायी बन जाता है। बेटा तुम एक बात जानते हो, रिएक्शन हमेशा
कोई भी रिएक्शन होती है वो हमेशा किधर जाना पसंद करती है, जिधर वो ज्यादा स्टेबल होती है, मोर स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहती है। तो ये रिएक्शन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालकर आगे जाएगी। तो तुम जानते हो +2 से +3 जाओगे तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या बोल दोगे, ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को क्या बोल दोगे, ऑक्सीडेशन। बच्चा इस प्रोसेस को क्या बोल दोगे, ऑक्सीडेशन। हाँ या ना, आसान चीज है ना भैया। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो एक बात बताओ, क्या मैं ये कह दूंगा Fe+2 जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो क्या यह कहा जा सकता है क्या कि आपका Fe2+ जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, एक अपचायक की तरह काम करता है। क्यों करता है, तो आप लोग क्या कहते हो कि सर आपका Fe+2 से +3 में जाता है तो यहां पर Fe+3 जो है वो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से, अर्धपूरित स्थायित्व की वजह से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से ये क्या बन जाता है, तो आपने कहा मोर स्टेबल। इसलिए Fe+2 जो है वो एक अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। इतनी बात सबको क्लियर है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर CFSC निकालते हैं। आ जाओ भैया, यहां पर CFSC निकालना है, ध्यान से सुनते जाना भाई। देखो T2G में इतना इलेक्ट्रॉन तो -0.4 डेल्टा O इंटू 3 +का 0.6 डेल्टा O इंटू 1। बेटा यहां पर कितना आएगा, -0.4 डेल्टा O इंटू 3 +का 0.6 डेल्टा O इंटू 0। क्यों आया, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आप देख सकते हो। यहां से निकालू ना बेटा तो ये कितना आएगा, यहां से निकालू ना बेटा ये कितना आएगा, -का 1.2 डेल्टा O +का 0.6। तो आप कितना बोल दोगे, ये कितना आ गया, -का 0.6 डेल्टा O। ये इसका CFSC है, ये इसका CFSC है, किसका, क्रोमियम 2+ का। ठीक है, आ जाओ यहां पर बात करें तो कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे, -का 1.2 डेल्टा O, ये 0 हो गया तो इसका CFSC कितना आएगा, -का 1.2 डेल्टा O, ये आएगा। अब देखो सर बच्चा CFSC हमारे पास आ चुका है, दोनों का CFSC का मतलब क्या होता है कि सर जो एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी में डिक्रीमेंट होता है, जितना डिक्रीमेंट होता है वो CFSC होता है। जितना ज्यादा निकलेगा उतना ज्यादा स्टेबल। यहां पर माइनस का मतलब क्या है, निकलने वाली एनर्जी। तुम माइनस से सर मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड की बात करोगे, माइनस का मतलब क्या है, एक्जोथर्मिक। तो यहां पर मैं बता देता हूं, यहां पर ये जो माइनस होता है क्या बताता है, एक्जोथर्मिक को बताता है। क्या बताता है बच्चा, एक्जोथर्मिक को बताता है। यहां पर इतना निकला और यहां पर इतना निकला, कहां ज्यादा निकला, यहां पर। तो अपन क्या बोलेंगे, पहला मोर CFSC इसका ज्यादा है। दूसरा यहां पर देखो T2G 3 Eg1, यहां पर देखो T2G में 3, T2G ऑर्बिटल भी कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, 3 में 3 इलेक्ट्रॉन, तो हाफ फील्ड है। तो अपन दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड। ध्यान से सुनना, हाफ फील्ड T2G स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड T2G स्टेबिलिटी। इन दोनों रीजन की वजह से आप क्या बोल दोगे कि सर Cr+3 मोर स्टेबल। Cr+3 क्या है, मोर स्टेबल। Cr+3 बच्चों क्या है, मोर स्टेबल। बच्चों जब Cr+3 मोर स्टेबल है तो क्या मैं ये कह दूंगा जो ज्यादा स्टेबल है रिएक्शन उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑक्सीडेशन होएगा, तो आप लोगों का Cr+2 क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन जाएगा, अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। अब सुनो भाई, Fe2+ भी रिड्यूसिंग एजेंट, Cr+2 भी रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये है कि Cr+2 एक्वस और Fe2+ एक्वस। बोलता है बताओ इनकी अपचायक सामर्थ्य, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, अपचायक सामर्थ्य का ऑर्डर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। बोलो भाई बच्चों, तुमसे जवाब चाहता हूं, बताओ इन दोनों में से Cr+2 और Fe2+ दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन प्रबल अपचायक है, जल्दी बता दो, कौन प्रबल अपचायक है, जल्दी बता दो। तो अपन क्या बोलेंगे, कविता ने आंसर दिया है बेटा, ये मतलब है मैं ऐसे करके पढ़ूंगा Cr। अच्छा Cr, प्रदीप का आंसर है Cr। बेटा कविता इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा ऐसे करके मोबाइल को ऐसे लगा के मतलब Cr, क्या क्रोमियम बोलोगे बेटा,
हाँ या ना, जल्दी बोलो देखें कौन ज्यादा स्टेबल। तो अपन क्या कह देंगे, बिल्कुल क्रोमियम +2 जो है वो क्या है, ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है बेटा, देखो देखो यहां पर Fe+2 जो है उसको एक ही कारक, एक ही फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर कितने फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, 2। यहां पर ज्यादा एनर्जी निकलती है, यहां पर कम निकलती है, यहां पर ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसके कंपैरिजन में ये कम हो पाता है। ये कहानी किसकी होती है बेटा, अपन कहते हैं इसकी। और इसी के साथ आप लोगों का ये CFSE का पॉइंट भी क्या होता है, खत्म। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और आगे की बात को करते हैं। जल्दी करें भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके डन बोल दो बच्चों, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके डन बोल दो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके डन बोल दो, आगे बढ़ो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया खेल खत्म, हो गया खेल खत्म, चलो ठीक है, डन, बहुत बढ़िया बेटा। चलो सर, हाँ भाई, ये आपका CFSE खत्म होता है। कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आप लोगों के जो CFT है उसके एप्लीकेशन यानी कि कलर इन कॉम्प्लेक्सेज और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज उसकी बात करेंगे।